वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं LSC 03 यूनिट नंबर 1। अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट जो इसकी वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि मेंडल एक्सपेरिमेंट्स कैसे ओरिजिनेट हुए, क्या जीन्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे नाम पड़ा था जीन्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे विद पी, तो वो उन्होंने कैसे चूज करा कि कौन सा मटेरियल मैं किस पे रिसर्च करूं और कैसे उन्होंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करे, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बेसिस पे क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी और क्या किस कंक्लूजन पे वो पहुंचे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे चॉइस ऑफ मटेरियल कि कैसे उन्होंने चूज करा, कि सिर्फ उन्होंने ऐसे कब चूज करा, क्या सोच के कि उन्होंने पी जो प्लांट है उन्हीं पे ही जो ऑब्जर्वेशन करी थी उन्हीं पे ही एक्सपेरिमेंट करा था, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया। द गार्डन पी विद विच मेंडल वर्कड हैज सेवरल सुटेबल फीचर्स। तो द प्लांट वर्क क्यों ऐसा, क्योंकि वो सस्ते थे, इजीली मिल रहे थे, और वो उन स्पेस जो रिक्वायर्ड लिटिल स्पेस, एंड उन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दे हैव शॉर्टर जनरेशन टाइम। वो शॉर्टर टाइम में ही जनरेशन उनकी हो जाती है। दे प्रोड्यूस्ड मेनी ऑफ स्प्रिंग्स एंड कुड बी क्रॉस्ड इजीली। उनका क्रॉस जो पॉलिनेशन है वो भी इजीली करवाया जा सकता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल हैं। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज हो सकते थे। यूजुअली दे गॉट इनटू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओव्यूल होता है इट फर्टिलाइज बाय पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ही दोनों ही पार्ट्स, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होती है। एज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर आर क्लोज्ड इन पीटल बॉक्स टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरल नहीं, इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ऑब्टेन करा जा सकता है। कैसे क्रॉस पॉलिनेशन? कैसे? बाय रिमूविंग स्टेमन फ्रॉम फीमेल पेरेंट। स्टेमन रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड प्लेसिंग पॉलन फ्रॉम अनदर वेराइटी हो, पी प्लांट ही हो लेकिन उसकी वैरायटी चेंज हो, ऑन द स्टिग्मा ऑफ इट्स फ्लावर। इसका तीसरा तरीका क्या है? और बाय प्लेसिंग पॉलन फ्रॉम द मेल पेरेंट का पॉलन लेकर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। मतलब पहला तरीका हो गया कि स्टेमन जो है फीमेल पेरेंट में स्टेमन लिया और उसे उसके जो मेल पार्ट है पॉलन पे उस पे प्लेसमेंट उसकी कर दी जाए, या फिर जो फीमेल पार्ट का जो स्टेमन है उसे अनदर वैरायटी विद जो पॉलन होगा फीमेल जो मेल पार्ट है विद अनदर वैरायटी ऑफ दैट प्लांट, उसके साथ उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाए। या फिर जो मेल पार्ट है वो एक प्लांट का है लेकिन जो फीमेल पार्ट है वो उसकी दूसरी वैरायटी का हो। मतलब तीनों ही ऑप्शंस हो सकती हैं। देयरफॉर विद द कॉमन पी प्लांट ये पता करा गया, ये परफॉर्म किया गया, दे कैन परफॉर्म मेनी crosses in the way they choose and can easily establish lineage of each plant with particular cross। मतलब पी प्लांट लेने का मकसद ये था कि सबसे पहले कि वो इजी टू ऑब्टेन, दे वर चीप एंड रिक्वायर्ड लिटिल स्पेस, और उनका जो जनरेशन टाइम था वो बहुत शॉर्टर था। और उसके अलावा क्या था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अलावा क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती थी, जिसके बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसके बेसिस पे बहुत सारी वैरायटी हमें मिल सकती थी। ये सोचकर ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के लिए ये प्लांट चूज किया था। नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। क्या करवाया था उन्होंने? मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। जिससे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेनी चाहिए कि कौन सी टर्म कैसे किसके लिए यूज करी गई। द पेरेंट जनरेशन, जो पेरेंट जनरेशन है उसे या तो पी या फिर P1 जनरेशन के साथ डिनोट करा जाता है। द प्रोजेनी, जो प्रोजेनी थी इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैटिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पेरेंटल जनरेशन। इट इज फर्स्ट फिलियल, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी जो प्रोजेनी के बाद आई थी उसे बोला गया F1।
और F1 जो था उसमें अगर जनरेशन उसके बाद जो जनरेशन आए, जब F1 की ब्रीडिंग के बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स आए उस जनरेशन को बोला गया F2 जनरेशन एंड सो ऑन, F1 F2 F3 एंड सो ऑन। ये अब आपको समझ लग गया कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज करी गई। अब एक्सपेरिमेंट्स किस बेसिस पे कौन से करेक्टर लिए, कौन से ट्रेड्स उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए चूज करे। सबसे पहले अगर बात करें हाइट जो करेक्टर है उसके लिए ट्रेड्स यूज करें टॉल वर्सेस ड्वार्फ। सीड शेप के लिए यूज करेंगे राउंड वर्सेस रिंकल्ड। सीड कलर के लिए येलो वर्सेस ग्रीन। फ्लावर कलर रेड वर्सेस वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे हो, दूसरे टर्मिनल पोजीशन पे। पॉड कलर ग्रीन वर्सेस येलो। पॉड शेप इनफ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। मतलब 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, द क्रॉसेस इन विच ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एंड अल्टरनेटिव ट्रेट इज ऑब्जर्व। मोनो का मतलब होता है एक, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाई जाए लेकिन सिर्फ एक ही पेयर के साथ। अब क्रॉस का मतलब क्रॉस इज अ मेटिंग होता है किस किस के बीच में, दो इंडिविजुअल के बीच में, जिससे जो बनता क्या है गैमेट्स का, जो गैमेट्स बनते हैं उनका फ्यूजन हो सके। फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हाइट। सपोज कीजिए अगर उन्होंने ये देखना हो कि हाइट जो करेक्टर है उसमें इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, तो वो क्या करवाएंगे, वो क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स विद ड्वार्फ प्लांट्स। वो क्या करेंगे, जो टॉल प्लांट्स हैं उनका पॉलिनेशन करवाएंगे ड्वार्फ प्लांट्स के साथ, क्योंकि उन्होंने क्या देखना है, हाइट के बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब बात जो यहाँ पे टर्म आई है ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू का मतलब क्या है, एक्चुअल ब्रीडिंग, true breeding. The true breeding lines are those plants which produce progeny exactly like themselves. जैसे पेरेंट्स हैं exactly वैसे ही वो जो ऑफस्प्रिंग्स हो वैसे ही हो। जब सेल्फ पॉलिनेट, एक्चुअली ये सेल्फ पॉलिनेट के थ्रू होते हैं तो उस टाइम उसे बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। इसलिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग करवाई किस किस के बीच में, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल के लिए ट्रू ब्रीडिंग के लिए जो पेयर है उसे कैपिटल डी के साथ लिखा। ड्वार्फ के लिए उन्होंने स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करे। दीज टू ब्रीडिंग लाइन्स विच डिफर इन ओनली वन पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मेंडल ने क्या करा, मेंडल मेड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। अब इसमें क्या हुआ, होमोजाइगस टॉल, आपको होमोजाइगस पता है क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। होमोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। अब उसमें क्या था, एक ड्वार्फ था, एक टॉल था। अब ये फर्स्ट टर्म है तो इसको क्या लिखेंगे, पेरेंटल, यानी कि P1 जनरेशन। उनको क्रॉस करवाया गया जिससे ऑफस्प्रिंग्स हुए, वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या होगी, F1 जनरेशन होगी। तो उन्होंने ये देखा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करवाया गया बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ऑफस्प्रिंग जो फर्स्ट जनरेशन में आए थे वो सभी टॉल थे। Some results were obtained whether he used tall plant as male or female parent। फिर उन्होंने ऐसे डिफरेंट क्या करे, ऑब्जर्वेशन देखी। टॉल फीमेल, ड्वार्फ मेल, दोनों अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई तो रिजल्ट आया कि सभी के सभी ऑफस्प्रिंग टॉल थे। अगर फीमेल ड्वार्फ ले ली जाए और मेल टॉल ले लिया जाए, फिर क्या हुआ, सभी के सभी फिर भी टॉल थे। अब क्रॉस रेसिप्रोकल कितनी बार लिया लेकिन रिजल्ट सेम मिला, इस तरह के क्रॉस पॉलिनेशन को बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टेबुलर की फॉर्म में, यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले जो पेरेंटल थे, प्रोजेनी जनरेशन, वहां पे क्या था, टॉल प्लांट्स, ड्वार्फ प्लांट्स, सेल्फ पॉलिनेशन फॉर जनरेशंस। तो क्या हुआ, प्रोजेनी प्योर टॉल थे, प्योर ड्वार्फ थे, उनकी प्योर ब्रीडिंग करवाएगी, ट्रू ब्रीडिंग करवाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे P1 जनरेशन है। और F1 जो जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, वो F1 आई जिसमें सभी के सभी टॉल थे। अभी F1 की क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाएगी विद सेम F1 इज पॉलिनेटेड विद F1, मतलब टॉल की करवाएगी टॉल के साथ ही। जहां पे 4 पेयर अगर आपको देखने को मिले, फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या करा गया, इसकी ही F2 जनरेशन में इसी की पॉलिनेशन इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई, मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई। तो क्या देखा कि इसमें क्या थे, 3 टॉल 1 ड्वार्फ।
और जो सेकंड था उसमें क्या आया कि यहाँ पे भी 3 टॉल, 1 ड्वार्फ, लेकिन यहाँ पे जो एक है, तीनों ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक है वो ड्वार्फ। अब यहाँ पे यही बताया गया कि जब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई F2 जनरेशन में, तो क्या मिला, ये तो सभी के सभी टॉल थे, जो ड्वार्फ वाले थे वो सभी के सभी ड्वार्फ थे, लेकिन यहाँ पे 3:1 में टॉल और ड्वार्फ का यहाँ पे प्रोपोर्शन था। लेकिन इसी को देखते हुए ये सभी अभी तक क्या थे, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन थे। ऑब्जर्वेशन जो थे उसी के बेसिस पे मेंडल ने जो कुछ कंक्लूजन पे, जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचे वो क्या थे, मेंडल प्रपोज्ड दैट दीज F1 टॉल इंडिविजुअल्स वर नॉट द सेम एज P1 टॉल पेरेंट। मतलब जो मेंडल ने बताया कि जो F1 में जो टॉल, सभी इंडिविजुअल टॉल जो आई थी प्रोजेनी के बाद, वो सभी पेरेंट के बेसिस पे सेम नहीं थे, जबकि पेरेंट में भी P1 जनरेशन में भी सभी टॉल थे और F1 में भी। फिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दे हैड एलील्स फ्रॉम द ड्वार्फ एज वेल। He allowed these F1 individual to self pollinate। वही उन्होंने फिर क्या करवाया, F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन टॉल को टॉल के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 को F1 के साथ ही करवाया। यहाँ पे फिर उन्होंने देखा जो F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन पे स्टडी किया। इन 1 क्रॉस एक्चुअली ऑब्टेन्ड क्या हुआ, 787 टॉल एंड 277 शॉर्ट ऑफ स्प्रिंग्स थे। मतलब अगर आप सीधा सीधा इनकी रेशियो देखें तो रेशियो थी 3:1। फिर उन्होंने क्या करा, फिर फर्दर उन्होंने F2 जनरेशन में ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाया दोबारा से। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो द F2 ऑफ स्प्रिंग एंड फाउंड दैट द शॉर्ट प्लांट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस ओनली शॉर्ट वन। शॉर्ट प्लांट जो था वो कंटिन्यूसली शॉर्ट ही प्लांट ही दे रहा था, बट टॉल प्लांट्स थे उनमें वेरिएशंस थी। क्या, 1/3 टॉल एंड 2/3 जो थे वो दोनों ही थे, टॉल एंड शॉर्ट, जिनका रेशियो 3:1 था। मतलब जो 1/3 पार्ट था उनका, वो जो प्रोपोर्शन था वो सभी के सभी टॉल थे जो आए सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ। जो बाकी बचे 2/3 पार्ट जो बचा था उनमें दोनों वेरिएशंस थी, टॉल एंड शॉर्ट, जो ऑब्वियसली जो अप्रॉक्सीमेटली उनका रेशियो 3:1 था। अब बात करते हैं मेंडल ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, क्योंकि उनके माइंड में क्वेश्चन आया, हाउ अ ट्रेट प्रेजेंट इन द P1 जनरेशन, जो ट्रेट P1 जनरेशन में थे वो डिसअपियर हो गए। किसमें, F1 में डिसअपियर हो गए, वो दोबारा फिर से रीअपियर हो जाते हैं F2 जनरेशन में। ऐसा क्यों, ये कैसे हुआ? F1 progeny resembled only one of the parent in their phenotype and did not breed two। F1 जो प्रोजेनी थी वो रिजेंबल करती थी सिर्फ एक ही पेरेंट पे, जब फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली हम जिसको देख सकते हैं, एंड वो दे डिड नॉट ब्रीड टू। ऐसा क्यों था? इनके आंसर फिर उन्होंने बताए, आप मतलब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा, मेंडल ने कंक्लूड करा दैट ईच वन ऑफ अल्टरनेट ट्रेड्स द टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ये दोनों जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट ऑब्जर्वेशन आई हैं, वो डिपेंड करते हैं कुछ पर्टिकुलेट फैक्टर्स पर। उन्होंने ये भी रीजन दिया कि ये जो फैक्टर्स थे दीज आर ट्रांसमिटेड, वो पेरेंट जो हैं उनमें से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू द प्रोजेनी के थ्रू चले जाते हैं गैमेट्स में, जिसकी वजह से वो हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक चले जाते हैं। ये जो पर्टिकुलेट फैक्टर था, आजकल हम इनको जीन्स बोलते हैं। उस टाइम उन्होंने ये बताया था कि कुछ पर्टिकुलेट फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनको जाती है ये इंफॉर्मेशन, जिसको बाद में जीन्स का नाम दिया गया। मेंडल रीजन दैट फॉर प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन्स ऑफ द पीस बोथ एग एज वेल एज पोलन दे मस्ट हैव कैरिड आउट, या फिर ट्रांसमिटेड फॉर्म्स ऑफ द फैक्टर। दोनों ट्रेड्स जो थे, दोनों ट्रेड्स देखने को मिले F2 में, बट F1 में सिर्फ एक ही इसीलिए दिखा था। अब ये जो देखा था कि एक में सिर्फ F2 में दोनों दिखे, F1 में एक ही दिखा, उनको एक नाम दे दिया गया, जैसे कि डोमिनेंट ड्वार्फनेस, मतलब ये रिसेसिव
या फिर डोमिनेंट। ये डोमिनेंट रिसेसिव उन्होंने दो नाम दिए थे, किस बेसिस पे? बिकॉज ओनली वन करेक्टर इज सीन इन F1, सिर्फ एक ही करेक्टर आया था F1 में। इन्होंने बताया कि जो अदर दूसरा करेक्टर है वो इट इज मास्क्ड बाय अदर फैक्टर, वो डोमिनेंट हो गया क्योंकि दूसरे फैक्टर की वजह से। ऐसा कोई दूसरा फैक्टर था जिसकी वजह से वो मास्क्ड, मतलब कि वो कवर अप हो गया, इसीलिए इस फैक्टर को नाम दिया गया, इस करेक्टर जो एक करेक्टर F1 में ऑब्जर्व हुआ उसका नाम दिया गया डोमिनेंट। जो हम इवन क्लास 10th से ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है। बहुत टॉल एंड ड्वार्फ क्रॉस जो है F1 प्लांट में वो सभी के सभी टॉल आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिल्स थे टॉलनेस इट इज डोमिनेंट टू द ड्वार्फनेस, मतलब कि जो टॉलनेस करेक्टर है इट इज डोमिनेंट, मतलब कि कवर अप हो गया बाय द ड्वार्फनेस, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल ही मिली। F1 में सिर्फ एक ही करेक्टर मिला। इसका मतलब अगर जो बाकी बचा जिसमें दोनों मिले, इसमें टॉल का तो हमने समझ लिया। अब जो दूसरा बचा है जो जिसको डोमिनेट, जिसको मतलब कवर अप कर दिया गया, उसका नाम रखा गया रिसेसिव। तो यहाँ पे दो करेक्टर आए, डोमिनेंट एंड ड्वार्फनेस। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। टॉल प्लांट्स, ड्वार्फ प्लांट्स। टॉल प्लांट्स जैसे कि P1 जनरेशन थी, प्रोजेनी, पेरेंट्स, दोनों टी, यहाँ पे स्मॉल टी। सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई फॉर द जनरेशन, एंड ये हम कौन सा फैक्टर नोट कर रहे हैं? हाइट फैक्टर नोट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पेयर्स हैं, दोनों पेयर्स में गैमेट्स, प्रोजेनी है यहाँ पे, प्रोजेनी ये यहाँ पे मेटिंग हुई जिसमें यहाँ पे गैमेट्स है, जो दोनों पेयर में एक एक मेंबर आया, टी एंड स्मॉल टी, दोनों की उसके बाद क्या करवाएगी? पॉलिनेशन करवाएगी। ऑल द टॉल सिंस फैक्टर्स फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट, मतलब F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल होंगे अगर टॉलनेस इज डोमिनेंट। F1 कैरिंग कंट्रास्टिंग फैक्टर फॉर हाइट एंड इज दस इज हाइब्रिड। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगी, उसके बाद ये जो रिजल्ट आया दोनों के साथ, दोनों से टी एंड स्मॉल टी, फिर उनकी आपस में इन दोनों की करवाई गई सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखा गया टी दो पेयर मिले और इनकी आपस में फिर से पॉलिनेशन करवाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें हमें क्या मिले? कंट्रास्टिंग फैक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्चुअली हम इसको पढ़ते हैं टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, कैपिटल स्मॉल नहीं, आप इसको पढ़ेंगे टॉल प्लांट्स या फिर ड्वार्फ प्लांट के साथ। यहाँ पे कंट्रास्टिंग फैक्टर आया, दिस इज सेग्रीगेटेड, डिफरेंशिएटेड, ओनली वन ऑफ काइंड गोज टू द गैमेट। इन दोनों में से एक, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल के साथ आप समझ सकते हैं, प्यूनट टेबल। फीमेल फॉर F, मेल गैमेट्स को मैंने लिखा M के साथ, फीमेल में दोनों करेक्टर, मेल में दोनों करेक्टर। अब यहाँ पे दोनों कैपिटल टी की अगर पॉलिनेशन करवाई जाएगी, दैट इज बोथ द टॉल, बोथ द डोमिनेंट। यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पे फिर भी बोथ द डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर आएगा, करेक्टर आएगा। यहाँ पे अगर स्मॉल टी, यहाँ पे ड्वार्फनेस है, ड्वार्फनेस इज विद पॉलिनेटेड विद टॉल प्लांट्स, गिव राइज टू टॉल प्लांट। यहाँ पे दोनों ही ड्वार्फ प्लांट है विच विल गिव राइज टू ड्वार्फनेस करेक्टर। द फीमेल एज वेल एज मेल गैमेट्स आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू क्लासेस गिवन बाय दिस टेबल। अब हमने जो यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने जो करेक्टर पढ़ा है, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए F2 के बाद जो रिजल्ट आया था, देखिए दोनों ही जो हैं टॉल प्लांट्स, फिर यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट, यहाँ पे ड्वार्फनेस, इन दोनों, फिर इसी पेयर की बाद में करवाई गई F3 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सभी के सभी टॉल मिलेंगे, ये दोनों टी है तो यहाँ पे भी सभी के सभी ड्वार्फ मिलेंगे प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे करेक्टर में डिफरेंशिएशन आई है, सेग्रीगेशन हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गई है, जिसमें देखिए टॉल एंड ड्वार्फनेस 3:1, 2 आउट ऑफ दी 3, इन तीनों में से जो दो होंगे इन F2 दे प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ इन द रेशियो 3:1। मतलब कि
टॉल एंड ड्वार्फनेस जो था करेक्टर, उसके बाद उनकी जो पॉलिनेशन करवाएगी उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किए थे बाय द मेंडल। इसी के बेसिस में जो प्लांट अभी टेबल बनाया उसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं। बहुत बड़ी थ्योरी है आपकी बुक में, वो करने की आपको जरूरत नहीं है, बस यही पॉइंट्स नोट कर लीजिए। यही आपको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हेन दीज प्लांट्स produce gametes by meiosis, each gamete contain only one copy। एक ही कॉपी जाएगी, जिसको एक ही जीन की एक ही कॉपी जाएगी, मतलब वन एलील ही जाएगा। द प्लांट फ्रॉम द टॉल पेरेंट्स प्रोड्यूस कैपिटल टी बेयरिंग गैमेट्स, और जो डॉर्फनेस है वो टी बेयरिंग स्मॉल टी बेयरिंग गैमेट्स, ये तो हम पढ़ चुके। व्हेन दीज गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट में क्या मिलता है, जाइगोट के पास दोनों ही फैक्टर आएंगे, जिसको हम बोलेंगे जीनोटाइप, क्योंकि हम ये फिजिकली नहीं चेक कर सकते। जो प्लांट्स दे हैव टू डिफरेंट एलिल्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेड्स, उसे हम हिट्रोजाइगोस बोलते हैं। बिकॉज क्योंकि जो डोमिनेंस है टी एलिल का डोमिनेंस, ऑल द प्लांट डिवेल्प फ्रॉम F1 जाइगोट्स, दे आर फिनोटिपिकली टॉल। फिनोटिपिकली मतलब हम उसे देख सकते हैं कि वो टॉल है, इसीलिए ये डोमिनेंट करता है, और जिसकी वजह से हमें सभी क्या मिलते हैं, जो एक स्पेसिफिक ट्रेट हमें मिलता है। द प्लांट डिराइव फ्रॉम F1 जनरेशन, अभी F1 जनरेशन से जो प्लांट्स मिले हैं उनमें क्या है, दे डिफर फ्रॉम टॉल पेरेंट इन दैट दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दोनों ही टाइप्स जो इक्वल नंबर में। ऑल द पॉसिबल F1 गैमेट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर आफ्टर इट्स ओरिजिनेटर आर। ये जो टेबल है, ये जो स्क्वायर टेबल है, अभी हमने मेल फीमेल करके बनाया था, वही टेबल के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। दिस गैमेटिक फ्यूजन गिव राइज टू जाइगोट्स दैट प्रोड्यूस F2 जनरेशन। F1 जनरेशन से ही क्या होता है कि जो फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से जो जाइगोट्स बनते हैं वही F2 जनरेशन में आगे जाएंगे, फिर उसके बाद F3 में जाएंगे, फिर F4 में जाएंगे। अब तीन तरह के जाइगोट्स हमें कौन से मिले थे, या तो दोनों ही टॉल, या दोनों ही ड्वार्फ, या फिर एक टॉल एक ड्वार्फ। रेशियो जो है इनकी वो कितनी है, 1:2:1 प्रोपोर्शन है। एंड F2 जनरेशन में फिनोटाइप जनरेशन जो थी वो कितनी थी, 3:1। मतलब इसमें 3 गुना जो होंगे वो टॉल होंगे, और 1 गुना ही, सिर्फ एक हिस्सा जो होंगे वो ड्वार्फनेस इसमें देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हमने आज पढ़ा है कि मेंडल ने कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट ही चुना, क्यों चुना, इसके पीछे क्या रीजन था। एक्चुअली ये जो रीजन है ये पेपर में तो कम ही आता है, लेकिन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने बाद में पढ़ा था, वो जो टेबल, दोनों टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। उसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नोट करे हैं, ताकि आपको, क्योंकि बुक में ही ऑलरेडी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन आप तो बुक में भी पढ़ सकते हो। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे वीडियो बनाने का ये है कि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकें, आपको बने बनाए नोट्स मिल सकें, ताकि आपको इसको समझने के लिए इजी हो जाए, ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए आपको दिक्कत ना आए। आपको बुक में से पॉइंट्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक इतना बड़ा थ्योरेटिकली पार्ट देखकर ही वो मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम इसको कौन सा पॉइंट कहाँ से शुरू करें। तो इसीलिए हमने इसको पॉइंट के थ्रू लिखा है, ताकि आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको जो लाइन्स है वो मिल सके, और इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो एक भी यहाँ पे छोड़ी नहीं गई है। तो इसी के साथ हम आपको बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी हम अपलोड करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।